मुगलों के बारे में मैं जब भी पढ़ती हूँ, जो हमने आज तक पढ़ा है, जानते हैं, उसके हिसाब से तो वो हिंदुओं का त्योहार मनाना तो दूर, वो जो हिंदू थे उनको भी त्योहार मनाने नहीं देते थे। उस टाइम पे सेलिब्रेट नहीं करने दिया जाता था। इवन आज की डेट में भी काफी जगह की इंडिया में ना केसेस आ जाते हैं जहाँ पर हिंदू सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे मुस्लिम्स उस चीज को भंग कर रहे हैं। पत्थरबाजी होती है, अंडे फेंके जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, Exactly. दंगे तक हो जाते हैं। पता है तुमको, मेहंदी भी मुगल लेकर आए थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कैसे? कुछ संगठन ये मांग कर रहे थे कि हिंदू महिलाओं को सिर्फ हिंदुओं से ही मेहंदी लगवानी चाहिए, किसी मजहब विशेष से नहीं। मैं इसका सपोर्ट नहीं करती, जिसको जिससे लगवानी है लगवाए। आई डोंट। मुझे क्या याद आया हाँ। कि वो लेके तो आ गए होंगे, पर वो लाए कहाँ से? क्योंकि वो तो रेगिस्तान वाले इलाके से आए थे, तो मेहंदी का पौधा कहाँ लगा रहे थे? अपने स्थान विशेष पे। हमारी पूजा में लगाई जाती है, हाँ। तो हमारे रिचुअल्स में बहुत पहले से है मेहंदी। ऐसा नहीं है कि मुगल लाए और उसके बाद हमें आइडिया आया कि यार ये तो हम हमारी देवी माँ को चढ़ा सकते हैं। थैंक गॉड ये ले आए, वरना हम देवी माँ को क्या चढ़ाते? एक्चुअली क्या था कि जब मुगल नहीं आए थे तो उससे पहले जो हमारा भारत था वो उसमें गड्ढा था, कुछ भी फिर नहीं वो था। अपने घर के पीछे से मिट्टी उठाकर लाए, हाँ। उस गड्ढे में भरा और फिर भारत बन गए। हमारी धरती बन गई। हेलो एंड वेलकम टू द पैम्फलेट्स पॉडकास्ट। आई एम रानो सिंह आई एम प्रतिभा शर्मा। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में मुगल्स क्या क्या लाए थे। दिवाली भी मुगल्स लाए थे, होली भी मुगल्स लाए थे, जन्माष्टमी भी मुगल्स लाए थे, करवा चौथ की रिचुअल्स भी मुगल ही लाए थे। हम जो ये आउटफिट पहन रहे हैं ये भी मुगल्स लाए थे। तुम इतना जो रेडी होके आई हो वो क्यों आई हो? क्योंकि दिवाली है। यू मीन जश्न चिरागन? नहीं, जश्न चिरागन नहीं, दिवाली। अरे दिवाली जश्न चिरागन। ये आपको किसने बोला? लेकिन एक हिस्टोरियन है राणा सफ़ी करके, उन्होंने बोला। शी इज हिस्टोरियन, सो ऑफ कोर्स शी इज रिलायबल फॉर दिस इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला कि मुगल जो है ना वो अपने ज़माने में दिवाली को एज अ जश्न चिरागन कहकर मनाते थे। अपने फोर्ट्स में, यू नो, मुगलों के जो फोर्ट्स हैं उसमें दिवाली मनाई जाती थी और वो जश्न चिरागन के नाम से मनाई जाती थी। तो वो हिस्टोरियन के नाम पर कुछ भी बोल रही हैं या फिर उन्होंने देखा था, विटनेस थी वो वहाँ की? क्या पता, वो एकदम टाइम ट्रैवल करके आई हूँ, उन्होंने देखा हो कि मुगल। नहीं, वो वेम्पायर होंगी। ओह माय गॉड, दैट इज सो ट्रू, है ना? तभी तो उनको पता है कि मुगल्स जश्न चिरागन बनाते थे। मुगल्स क्यों बनाते थे भाई जश्न चिरागन? मुझे लॉजिक दो। देखो लॉजिक तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुगलों के बारे में मैं जब भी पढ़ती हूँ, जो हमने आज तक पढ़ा है, जानते हैं, उसके हिसाब से तो वो हिंदुओं का त्यौहार मनाना तो दूर, वो जो हिंदू थे उनको भी त्यौहार मनाने नहीं देते थे। तो फिर जश्न चिरागन नाम देकर वो दिवाली कैसे मना रहे थे? आपको एक हिंदू होने के लिए टैक्स देना पड़ता था मुगलों के ज़माने में, यू नो दैट राइट? एक जजिया टैक्स होता था, वो लगता था हिंदुओं के ऊपर, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू हैं और वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं किसी और धर्म में या उनके धर्म में। और उस टेक्स्ट में क्या होता था? ये टैक्स दिया जाता था ताकि वो अपने त्योहार वगैरह मना सके। सिर्फ हिंदू होने के लिए बेसिकली ये टैक्स दिया जाता था। अगर आपको हिंदू रहना है तो ये टैक्स भरना है, और इसमें बहुत सारे कर लिए जाते थे जजिया टैक्स में, और इसका दबाव होता था बहुत ज़्यादा। इसीलिए लोग कन्वर्जन का रास्ता अपना लेते थे, क्योंकि वो टैक्स देना बहुत मुश्किल हो जाता था। सोचो कि गरीब जनता है, उनके पास कमाने के लिए इतना कुछ है नहीं है, और उसके ऊपर आपका राजा या आपका जो आक्रमणकारी राजा वहाँ पे आके बैठा है, वो आपसे इतना सारा टैक्स ले रहा है, तो वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो इससे अच्छा है वो कन्वर्ट हो जाते थे या उनको पलायन करना पड़ता था। वैसे देखा जाए तो कन्वर्जन में एक मेन रीज़न तो यही होता है कि काफ़ी लोग गरीबी या फिर टैक्स से बचने के लिए ये सब किया था, उनकी मजबूरी थी, ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे। हाँ, ये तो मजबूरी ही थी। एक तो टैक्स का दबाव आ जाता है कन्वर्जन में, ऊपर से लेकिन एट्रोसिटीज बहुत सारी थी। हाँ, पर फिर भी ये बोला जाता है, पता नहीं क्यों मुगलों को इस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि हमारे देश की जो आज नींव रखी हुई है वो जैसे मुगलों ने रखी है। हमारी सभ्यता की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मुगलों ने दी है, और इसीलिए इस तरह की बातें आती हैं कि दिवाली को जश्न चिरागन कहकर मनाया जा रहा था।
जश्न चिरागन की बात हो गई। इवन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेहरूइन और जो लेफ्ट विंग है, इन लोगों की जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, इसको हर चीज़ से मुग़ल के मतलब वो क्या करते हैं कि मुग़ल का जो कल्चर है, उनकी जो आर्ट है, उनको इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है। वहीं हिंदू को ऐसा दिखाया जाता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपके जो फेस्टिवल्स हैं वो भी अंधभक्ति है, उनमें कोई मीन नहीं है, जस्ट हम लोग बस ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती उस चीज़ की। वहीं अगर कोई मुगल्स के बारे में कुछ बोल दे तो वो सबके सब आ जाते हैं अपनी अपनी आवाज़ें उठाने के लिए। इवन अगर हम इसका एग्जांपल, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि उस टाइम पे सेलिब्रेट नहीं करने दिया जाता था, इवन आज की डेट में भी काफ़ी जगह के इंडिया में ना केसेस आ जाते हैं जहाँ पर हिंदूज सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे मुस्लिम्स उस चीज़ को भंग कर रहे हैं। पत्थरबाजी होती है, हाँ। अंडे फेंके जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, Exactly. दंगे तक हो जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने कोई केस नहीं सुना है जिसमें हिंदुओं ने मुस्लिम्स की ईद को ख़राब किया हो या कुछ इस टाइप के कोई स्टेप लिया हो कि हमने ये ख़राब कर दिया आपका, तो वो कोई केस भी नहीं है। तो फिर सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार के लिए ऐसा क्यों बोला जाता है? अब तुम देखो, ये सिचुएशन तो हम आज देख रहे हैं कि हिंदू त्योहारों को किस तरह से इन्वेड किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है। तो जब हम आज ये स्थिति देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो सोचो कि मुगल काल में क्या हालत होगी हिंदुओं की, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था और तब आक्रमणकारी थे यहाँ पे, वो और भी ज़्यादा रेडिकल थे आज की तुलना में ऑब्वियसली। तो वो कैसे हमको दिवाली मनाने देंगे और कैसे खुद दिवाली मना रहे थे जश्न चिरागन के, कि ये तो बिल्कुल बेसलेस बात है। मुझे क्या लगता है ना कि ये हमारे हर फेस्टिवल को सेक्युलर बनाने की कोशिश है कि होली ले लो, दिवाली ले लो, जन्माष्टमी का त्यौहार ले लो, गणेश चतुर्थी ले लो, गरबा नवरात्रि नाइट्स अभी वो दे ले लो जो उसकी लड़ाइयाँ चलती हैं, और करवा चौथ ले लो। इन सब में ना ये जो मुस्लिम रिचुअल्स घुसा देने की कोशिश है और ये मुगलों को क्रेडिट देने की कोशिश है, ये सेक्युलर बनाने की कोशिश है कि हिंदू त्योहारों को सेक्युलर बना दिया जाए ताकि उसमें मुगलों का कॉन्टेक्स्ट दिया जा सके। और कभी उन सेक्युलरिज्म लोगों से जो ये ऐसा बोलते हैं, कभी उनसे बोलो कि ठीक है आप इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी आप पूजा करके दिखाओ या फिर उनकी तो वो नहीं करते, वो तो नहीं करते, वो उस चीज में वो बिलीव नहीं करेंगे। दे जस्ट वांट टू डांस इन गरबा नाइट्स। हाँ, बट वो माता दुर्गा की पूजा तो नहीं करना चाहते। और गरबा नाइट स्टार्ट ही उससे होती है, उसी से आरती से शुरू होती है, लेकिन उस आरती में शायद वो खड़े भी नहीं होंगे या फिर खड़े भी हो जाएंगे, वो पता नहीं मुझे, लेकिन उसको वो नहीं फॉलो करेंगे। जस्ट दे वांट कि फन के लिए वो उसमें आ जाते हैं, उनको डांस करना है, पार्टी कर, वो एज अ पार्टी लेते हैं, जो कि गरबा नाइट्स आर नॉट पार्टीज। एग्जैक्टली। वो आपका डिस्को बार नहीं है, वो हमारा ट्रेडिशनल डांस है, एक हमारे त्योहार से जुड़ा हुआ है, हमारी माता दुर्गा से जुड़ा हुआ है, और उसमें भक्ति का भी एक पार्ट है। और अगर इसमें एक और चीज़ देखी जाए, एक और एंगल देखा जाए, तो हमारे यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें जो एक वुमेन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती है। फॉर एग्जांपल करवा चौथ हो गया, दुर्गा मतलब यही डांडिया नाइट्स हो गई। इवन अगर इसमें चलो डांडिया नाइट्स फिर भी गुजरात का कल्चर हो गया, अगर उसमें हम लोग अपना पर्सपेक्टिव भी ले तो उसमें कीर्तन जो होता है, नॉर्थ साइड कीर्तन करवाती हैं, तो ये लेडीज़ का हो जाता है। फिर दिवाली पे भी जो लेडीज़ हैं वो तैयार होकर अपनी रंगोलियाँ बनाती हैं, कितने सारी, मतलब हमारे यहाँ पे जो लड़कियों के लिए एक फ्रीडम होती है ना कि वो इस चीज़, वो हिंदू त्योहार प्रोवाइड करते हैं। हाँ। और हम उसको इसीलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि हमको नए नए कपड़े पहनने के मौके देते हैं, सजने संवरने के, मेहंदी लगाने। पर पता है तुमको, मेहंदी भी मुगल लेकर आए थे। कैसे? अभी क्या है, मैंने थोड़े दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी। पोस्ट में ये था कि कुछ संगठन ये मांग कर रहे थे कि हिंदू महिलाओं को सिर्फ हिंदुओं से ही मेहंदी लगवानी चाहिए, किसी मजहब विशेष से नहीं। मैं इसका सपोर्ट नहीं करती, जिसको जिससे लगवानी है लगवाए, आई डोंट केयर। मुझे जिससे लगवानी होगी मैं उससे लगवाऊंगी, इससे इंडिविजुअल चॉइस। बट इस पर एक लॉबी ने एक नैरेटिव शुरू किया और उस पर मैं बहुत ट्रिगर हो गई। वो पता है क्या बोल रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि मेहंदी नहीं लगवा के क्या करोगे, क्योंकि मेहंदी तो मुगल ही लाए थे, तो इवन इफ यू आर अप्लाइंग मेहंदी फ्रॉम समवन हु इज हिंदू, पर वो मेहंदी तो मुगलों की है। ओह, अगर मतलब अगर मुगल्स कैसे, उन्होंने प्रूफ दिया कोई?
पता नहीं वो भी टाइम ट्रेवल करके आए होंगे भाई। तो वो जो मेहंदी के प्लांट्स होते हैं वो अपने साथ, वो जब ट्रैवल कर रहे थे तो अरे हमें भारत में मेहंदी ले जानी है, क्योंकि उसे फिर 1000 साल बाद हमें क्रेडिट दिया जाएगा। मुझे क्या याद आया हाँ। कि वो लेके तो आ गए होंगे, पर वो लाए कहाँ से, क्योंकि वो तो रेगिस्तान वाले इलाके से आए थे, तो मेहंदी का पौधा कहाँ लगा रहे थे? अपने स्थान विशेष पर। मतलब कहाँ से लाए हैं वो मेहंदी? ये तो उन्हीं को बताना पड़ेगा जिसने बोला है। लेकिन ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मेहंदी, और ऊपर से अगर मुगल्स लेकर आए थे, वैसे मैंने तो अगर ये भी एक स्पेसिफिक बोला जाए तो लॉ भी ये भी करती होगी कि बोलती है कि मुस्लिम्स ही हैं जो मेहंदी लगाते हैं, और हाँ, उन्हीं को पता ये है भी होता कि है। उनकी जो आर्ट है वो वही जानते हैं। लेकिन मेरे केस में तो मैंने काफ़ी बार हिंदुओं से भी मेहंदी लगवाई है, और आई गेस मैंने सिर्फ हिंदुओं से ही लगवाई है, और मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं किया था कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। जस्ट मेरा कोइंसिडेंस ऐसा हो गया था कि जब भी लगवाई कि हमें मिल गया, एंड शी वाज टैलेंटेड टू, राइट? हाँ, उसकी भी तो मेहंदी में कोई डिफरेंस नहीं था कि अच्छा वो उस टाइम पे पता भी नहीं चला कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। भाई था ही नहीं कोई डिफरेंस, जो ये क्रिएट कर दिया है। टैलेंट इज टैलेंट। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है आप लगाइए, हाँ। बट उस मेहंदी का क्रेडिट मुगलों को मत दीजिए, क्योंकि दैट इज नॉट राइट। क्योंकि मेहंदी यहाँ पर 5000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा है। मेहंदी हमारी माता दुर्गा को चढ़ती है, हमारी पूजा में लगाई जाती है। हाँ। तो हमारे रिचुअल्स में बहुत पहले से है मेहंदी। ऐसा नहीं है कि मुगल लाए और उसके बाद हमें आइडिया आया है कि यार ये तो हम हमारी देवी माँ को चढ़ा सकते हैं। हाँ। थैंक गॉड ये ले आए, वरना हम देवी माँ को क्या चढ़ाते? हमें तो पता भी नहीं चलता हमारी देवी माँ फिर क्या लगाती फिर। हे भगवान, बताओ। थैंक गॉड कि मुगल लेकर आए मेहंदी। और ये तो फूड्स का भी क्लेम करते हैं। हाँ, कि समोसा भी यही लेकर आए, बिरयानी भी यही लाए थे, डोसा भी, इडली भी, गुलाब जामुन ये लाए थे, नूडल्स, समोसा। समोसे के बारे में तो है कि मुझे लगता है कि इन्वेजन के दौरान युद्ध तो वो कम लड़ रहे होंगे, वो अंदर बैठ के जो उनका प्लानिंग रूम होता होगा जहाँ पे युद्ध की प्लानिंग होती होगी, वहाँ पे वो मेन्यू सेट कर रहे थे कि भारत में कौन कौन से डिशेस लॉन्च की जानी चाहिए, लॉन्च कि ये मुगल रेस्टोरेंट्स वगैरह सब वहीं से तो नहीं आ रहे, टाइम ट्रैवल करके। यही हुआ होगा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि वो ना अपना एक उन्होंने टीम बना रखी होगी पर्टिकुलर, और उन्होंने बोला होगा कि ये जो डिश है पर्टिकुलर हमें ये इंडिया ले जानी है। क्यों? क्योंकि कुछ साल बाद, काफ़ी सालों बाद, ताकि हमें फिर क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिले कि मुगलों ने हमारा जो मेन्यू है, हमारा जो भोजन की जो जितनी वेराइटी है वो सब उन्होंने सेट की है। पता है क्या, हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी डिश कैसे बनती है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी, हमने तो कोई हम कंदमूल खा रहे थे ना। एग्जैक्टली, हम कंदमूल खा रहे थे उनके आने से पहले, बिकॉज वी वर रिच इन फ्लोरा एंड फौना, सो वी वर ईटिंग ओनली कंद एंड मूल्स। और गार्डन्स का भी तो यही है ना। हाँ, गार्डन भी मुगल ही लाए थे भाई, गार्डन भी मुगल ही लाए थे। ऐसी एक प्रिंट की रिपोर्ट है, उन्होंने पूरा दावा किया कि जो गार्डन का कॉन्सेप्ट है भारत में वो मुगलों का लाया हुआ है। जो चारबाग स्टाइल है, जितने भी आप गार्डन्स देखते हो, ओनली मुगल ब्रॉट दैट। मुझे लगता उससे पहले भारत में गार्डन नहीं हुआ करते थे। नहीं, गार्डन थोड़ी ना, खेत हुआ करते थे। जंगल भारत में जंगल सूखे खेत हुआ करते थे, उनमें पानी भी नहीं होता था। अरे पानी कहाँ से आएगा? मिट्टी भी तो मुगल ही लाए होंगे। एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या था कि जब मुगल नहीं आए थे तो उससे पहले जो हमारा भारत था वो उसमें एक गड्ढा था, कुछ फिर वो अपने घर के पीछे से मिट्टी उठाकर लाए, हाँ। उस गड्ढे में भरा और फिर भारत बन गया। हमारी धरती बन गई। अरे पता है हमारे जो चीफ एडिटर हैं शिव सर, मैंने मुगल्स लाए थे। हमारा पैम्फलेट में मुगल्स लाए थे। अरे प्लांट कप्स, ये लाइट्स भी, और ये जो हमारे कैमरा है वो भी मुगल्स लाए थे। सब मुगलों का लाया हुआ है। हम एहसान तले दबे हुए हैं मुगलों के भाई। उन्होंने कितनी सारी चीजें देखे गए हैं वो हमें। पर मैं जो शिव सर के बारे में बोल रही थी वो ये था कि उन्होंने ना एक बार सटायर लिखा था, और वो इतना अच्छा है ना इस चीज़ पे कि आई हैव टू मेंशन। उन्होंने लिखा कि जब गजनवी भारत आ रहा था तो उसने ना अपनी अम्मी को पूछा था, सॉरी गजनवी को उसकी अम्मी ने पूछा था कि तुम भारत क्यों जा रहे हो, हिंद क्यों जा रहे हो, बेसिकली हिंद बोला जाता था। तो वो कहता है कि यार अम्मी जान, हमें पता चला है कि हिंद में ना तो बिरयानी है, ना गुलाब जामुन है, ना समोसा है, ना मेहंदी है, ना जलेबी है। तो फिर मैं ये सब चीज़ें वहाँ पे पहुँचा के आता हूँ। कितनी गरीबी में और कितनी चीज़ों से
वो you जी know, रहे हैं, जी रहे हैं, बिना जी मतलब रहे हैं, उन्हें हाउ डिफिकल्ट। मतलब लाइफ उनको का जो बुरा रियल लगा, मीनिंग पता होता है? है ना, वो नहीं पता था। उनको बुरा लगा इस चीज़ का, वो पहुंचाना चाहते थे ये सारी चीज़ें, तो फिर उन्होंने बाहर ट्रैवल किया। ये अलग बात है कि यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि भाई इतना सोना है तो चलो मैं लूट के ही ले जाता हूँ। तो ये थी रियलिटी, आपको नहीं पता, ठीक है, हमें हाँ, पता है, हम बता रहे हैं और हम बता यही रहे सच हैं, है। यही सच है, यही सच है। सब कुछ मुगल लाए थे। आप आसपास, अपने आसपास और कहीं पे यही भी बात नजर अब अपने देखो। मम्मी पापा को भी जाके बताना कि मम्मी आप जो ये दिवाली बना रही हो, ये जो खाना बना रही हो, ये जो रंगोली बना रही हो, ये जो ये पूजा सब कर रही मुगलों हो, की ये इंस्पिरेशन सब है। मुगल्स लेकर आए थे, हमारा कुछ नहीं है मम्मी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम दिवाली को क्या करते हैं, जैसे मैं जयपुर से हूँ, हम दिवाली की शाम को परकोटे में निकल जाते हैं। परकोटा इज जयपुर का जो किले वाला एरिया होता है, मेन जयपुर, और उसमें ना सजावट की जाती है, रोशनी की जाती है, बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है। तो दिवाली को एक रिचुअल है कि हम पूजा करके, मिठाई वगैरह बांट के और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जयपुर पहुंचते हैं मेन परकोटे में, और रोशनी देखते हैं, जो फोर्ट सजे हुए हैं वो देखते वो हैं। सब देखते हैं और वहाँ पे पर वो वो जो- बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि Yes! मैं भी जयपुर, मतलब मेरा कॉलेज वहीं था और बहुत बहुत सुंदर लगता है। और पता है वो किले देखती हूँ और इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। इफ़ यू गाइज बिन देयर यू नो कि जयपुर और राजस्थान का आर्किटेक्चर कितना सुंदर है। बट रिसेंटली मुझे पता चला कि जो आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है वो भी वही लाए थे। मुगल लेकर आए थे। देख रहे हो गाइज, ये जो जयपुर हो गया, साउथ इंडिया में जो ये टेम्पल्स की जो डिजाइन्स हैं, इवन एमपी में भी जो हमारे फोर्ट वगैरह हैं, वो सब मुगल्स मुगल लाए लेकर थे। आए थे, इवन सब। वडोदरा में भी जो फोर्ट है वो भी मुगल्स लाए थे। तो देख रहे हो आप, हमारे अंदर ना, जो हिंदू है ना, उनके अंदर जो आर्ट एंड कल्चर का जो एक होता है ना दिमाग, वो है ही नहीं दोस्तों। वैसे तो मैंने देखो जो पढ़ा था वो तो ये था कि जो मुगल थे उन्होंने भारतीय किलों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा और फिर खुद का आर्किटेक्चर उस पर खड़ा किया। इसीलिए तुम किसी भी फेमस साइट पर जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि आधे में बिल्कुल हिंदू स्कल्पचर्स दिखाई देंगे और आधे में मुगल स्कल्पचर्स दिखाई देंगे, बिकॉज कि वो तोड़ के बनाए गए हैं। राइट, यू गो समवेयर यू विल नोटिस दिस। हाँ हाँ हाँ। सो ये बेस कॉमन है। बट फिर भी ये बात बोली जाती है कि आर्किटेक्चर मुगल लाए थे। अगर आर्किटेक्चर मुगल लेकर आए थे तो राजस्थान के फोर्ट्स किसने बनवाए, गुजरात के फोर्ट्स किसने बनाए, मध्य प्रदेश के फोर्ट्स किसने बनाए? अरे यार साउथ में मीनाक्षी टेम्पल है, इतना अद्भुत है वो किसने बनवाया था? और कैलाश टेम्पल के बारे में सुना है, जो पूरा ग्रेनाइट का मतलब पहाड़ था, उसको काट के उसको बनाया गया, नीचे से लेकर ऊपर तक बनाया गया, ऊपर से नीचे ने। वो इतना अमेजिंग है वो कि लोग चौंक जाते हैं उसको देखकर। पहाड़ में भी जाओगे तो हाँ। पहाड़ों में भी जाओगे तो वहाँ पे भी टेम्पल्स बहुत सुंदर सुंदर और पत्थरों से बने हुए हैं। तो वो कौन लेकर आया था? वो भी मुगल्स ही लाए थे क्या? मतलब एक हजारों साल पुरानी सभ्यता जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है एक तरह से, जहाँ पर मोहनजोदड़ो और वो सब आप देखोगे तो उसमें हमारे प्लानिंग्स मिली हैं कि किस तरह से घर की प्लानिंग्स करके वो सब बनाते थे। उस जगह पर आप बोल रहे हो कि आर्किटेक्चर मुगल लाए थे, तो ये बात कैसे समझी जा सकती है और कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है? इवन ये भी बात कंसिडर की जाए कि हम ये बोल सकते हैं क्या, या फिर हम लोग भी ये बोलना शुरू कर देते हैं ना कि हिंदू ही ईद लेकर आए थे। अरे हाँ, मतलब देखो बकरा ईद लेकर आए थे, हिंदू ही उनके जितने भी कस्टम्स हैं वही लेकर आए थे। ये तो फिर कम्युनल हार्मनी का मामला आ जाएगा कि हम हेट मॉन्गर है। एग्जैक्टली। अगर ये चीज हमने बोली होती तो अभी तक प्रोटेस्ट हम वगैरह सब शुरू भी हो गए होते। हाँ, we will be cancelled। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर हेट भी मॉन्गर हैं, संगी हैं, बीजेपी वाले हैं, गोदी मीडिया है, अंधभक्त हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर यही चीज़ ना, जैसे कि हमने ये चीज़ बोल दी है, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट ये बोल रहे हैं, हम कि सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो हमारे फेस्टिवल हैं हाँ, वो हमारे तक रहने दो, हमारे उसका तक रहने क्रेडिट दो। मत छीनो। इवन अगर हमारा जो सेलिब्रेशंस हैं वो भी एक आर्ट एंड कल्चर में ही आते हैं, तो प्लीज़ उसको ऐसे ही सेलिब्रेट करने दो। पर नहीं उसमें करने अपनी देते। टांग मत अड़ाओ कि नहीं 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 नहीं, ये तो मुगल्स लेकर आए थे, ये तो मुगल्स ऐसे सेलिब्रेट करते थे। ये क्या लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है यार। पता है, मैंने अभी एक सोशल मीडिया पोस्ट भी देखी थी, ढोल मतलब मेहंदी ये सब तो ठीक था, उस पोस्ट में ये बोला गया कि ढोल भी मुगल ही लेकर आए थे। फेमिनिज्म भी ना, फेमिनिज्म भी। पर सोचो, ढोल जैसी चीज़, मतलब
हमारे फेस्टिवल्स पे कितना कॉमन है, तुम्हारे घर पे भी आते होंगे फेस्टिवल्स के टाइम पर, बाहर आते हैं जो ढोल ना, हाँ ढोल वाले आते हैं, ढोल बजाते हाँ हैं, हाँ it's like- ढोल बजाते हैं हर फेस्टिवल पे। मेरी कॉलोनी में आते हैं, फिर उसको उनको वो पैसे लेकर जाते हैं, हाँ वो दिवाली का बजाते कुछ हैं, गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं हाँ, एंड हाँ। ढोल। और पता है पुराने मंदिरों में जाते हैं तो खजुराहो के टेम्पल से या जिसमें जाओगे तो बाहर जितने स्कल्पचर्स बने होते हैं ना, उनमें तुम ढोल देख सकती हो कि बने हुए हैं, तो मतलब वो बहुत सालों Exactly, पुराना मंदिर हाँ, है। हाँ, हाँ। तो अगर ढोल तब हुआ करते थे, वो लोग बना रहे थे तब, तो ढोल का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से है। अरे तो ढोल का कॉन्सेप्ट तो हमारे डमरू शिव जी के पास भी है, उनसे ज्यादा एग्जैक्टली कौन कर सकता है। एग्जैक्टली, मतलब आप हमारी सभ्यता हमसे छीनने की कोशिश कैसे कर सकते और हैं वो भी जबकि वो क्यों? इतना विजिबल है। इसका कोई रीज़न भी नहीं है ना, मतलब अगर आप अगर यहीं पे कुछ भी मुस्लिम्स के लिए कुछ हो जाए तो आप सबके सब खड़े हो जाते हो, आवाज़ उठाने लग जाते हो, लेकिन अगर यहीं पे हिंदुओं के कल्चर को ही आप ये बोल रहे हो कि मुगल्स लेकर आए हैं, फिर तो ये तो कोई बात नहीं होती। और अगर हम इस पर बोलते हैं फिर हमें इस बात को मुंह बंद करा दिया जाए कि अरे ये तो अंधभक्त हैं। इवन अभी आई एम 110% श्योर कि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसके बाद जब भी कोई देखेगा ना तो वो कमेंट करके जाएगा कि ओ माय गॉड ये कितना हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ओ माय गॉड ये तो पक्का अंधभक्त हैं। पर पता है ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, मैं इतना चाह रही हूँ कि हमारे फेस्टिवल्स को अकेला छोड़ दिया जाए, उसको इन्वेड करना बंद कीजिए मुगलों के नाम पर। एग्जैक्टली, एंड इवन ड्रेसअप को भी। ड्रेसअप, अरे मेरे को इतनी शॉकिंग चीज़ मैंने सुनी रिसेंटली कि जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी इस्लाम से आया है। एंड हाउ? पता नहीं, मतलब बुर्का पहन के वो इस फेमिनिज्म के लिए लड़ रही होंगी कि मुझे बुर्का पहनना है। पर क्या है ना, वो एक्चुअली क्या हिंदुज्म में यू नो द माँ काली का कॉन्सेप्ट कि वो कितनी फेमिनिस्ट पर्सनैलिटी मतलब है या डिवाइन पर्सनैलिटी Exactly. है, उनसे हमें कितनी पावर मिलती है, हम उनको देखते हैं और कितना इंस्पायर होते हैं कि हमारे दिस इज़ द ओनली रिलीजन जहाँ पर एक जो भगवान है वो देवी माँ है, शक्ति का जो रूप है हाँ, वो देवी माँ के रूप में माँ है। पार्वती को ले लीजिए। यस, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, ये इन सब देवी माँ सरस्वती, ये हिंदू धर्म में ही पाई जाती है। तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं यहाँ से सीख रही थी। बट इस आर्टिकल को लेके मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी और बीबीसी ने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली मुस्लिमों से आया है या इस्लाम से आया है। मैं बीबीसी से पूछना चाहती हूँ कि वो कहाँ से पढ़कर आए थे ये बात। बीबीसी को सब पता होता है, बीबीसी को प्रोपेगेंडा के बारे में सब पता द होता है। शॉकिंग थिंग ना कि एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो इंस्टाग्राम पे एक चीज़ चल गई है कि वो अभी ट्रेंडी चीज़ चल गई है कि एक पोस्ट बनाते हैं जिसमें हेडलाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड वो लिख देंगे, अगर मान के चलो कि बोला गया है कि फेमिनिज्म जो वर्ड आया है वो मुस्लिम्स लेकर आए थे, तो हमारी जनरेशन में कुछ लोग क्या होते हैं कि वो जो स्क्रॉल करते करते उसको पढ़ते हैं एंड वो ट्रू मान के अपने माइंड में बिठा लेते हैं और वो स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं। उनको लगता है कि हाँ हाँ ये बात सच है क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुकी है। ये बिल्कुल सही कह रही हो। पता है क्या, ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाता है कि धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हो जाती है कि बुर्का, हिजाब, निकाब, ये सारी चीज़ें Normal हैं। इज देयर चॉइस एंड Exactly. वो फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। बट सिंदूर, मांग, मंगलसूत्र और ड्रेसिंग ट्रेडिशनली Exactly, is very regressive. रिग्रेसिव है, बहुत ही गवार टाइप टाइप है। और आपको जैसे तुमने अपनी मर्जी से पहना होगा, आई एम श्योर, ये जो आज आउटफिट पहना है ना। अरे मैं तो बट अगर तुम्हें देखेंगे तो ये कि तुम ना जानबूझ के पहनना पड़ रहा है तुमको ये सब चीजें, क्योंकि तुम पे Exactly. थोपा गया है। इवन अगर मैं बताती हूँ, मेरा जो कॉलेज था, मेरी यूनिवर्सिटी, उसमें हम लोगों को खादी के कुर्ते और कॉटन की कुर्तीज़ हमें यही पहनना होता था। हाँ। ठीक है, तो वहाँ अगर फिर क्या होता था कि हम लोग जब कहीं पे प्रेजेंट करने जाते थे अपनी यूनिवर्सिटी को, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे कुछ कुछ लोग ना इसको ना बड़ा रिग्रेसिव, इवन लड़कियाँ भी वहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि उसको रिग्रेसिव वे में लेती हैं। लेकिन क्यों? ये तो हमारा कल्चर है ना। अच्छा, वही नोटिस करोगी कि अगर वहाँ पे कोई लड़की इस तरह से आ जाती है जो बुर्का पहन रखी है, हिजाब Normal पहन है, रखी है, क्योंकि है मेरे उसको कोई यूनिवर्सिटी रिग्रेसिव में। नहीं मानेगा, उसकी चॉइस है। मेरी यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनकर भी कुछ कुछ लड़कियां हैं जो वहाँ पे पढ़ रही हैं एंड वहाँ पे उस चीज़ को नॉर्मल ही लिया जाता है, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं करता कि अरे आप क्यों पहनती हो। इवन वो तो पूरी गर्ल्स वुमेंस यूनिवर्सिटी है बनस्थली, उसके बावजूद भी जैसे एक होता है कि चलो आप बाहर जेंट्स से इस चीज़ को ढक रहे हो या जो भी है, लेकिन वो तो मतलब वुमेंस के बीच में रहकर भी बुर्का को पहनती हैं, इवन हॉस्टल के रूम में भी।
एग्जैक्टली यही तो मैंने देखा। और पता है हिजाब पर ये इतनी लड़ाई करती हैं कि एग्जाम्स तक छोड़ देती हैं अपना, हाँ, है ना। तो नीट के एग्जाम वो में फेमिनिज्म है, ये है फेमिनिज्म मतलब इस्लाम का मैं बायो कि स्टूडेंट्स हम को सब अगर बुर्का बात में आ करूं, जाए तो हम फेमिनिस्ट माने जाएंगे। एग्जैक्टली ना। तो और जैसे कि अगर मैं बायो स्टूडेंट्स की बात करूं तो हर किसी के लिए नीट का एग्जाम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत। अगर किसी ने सालों से पढ़ाई की है और वो अपना सोचे कि अरे मैं इस साल एग्जाम नहीं दूंगा जस्ट बिकॉज मुझे कि हिजाब मुझे पहन के अलाउ नहीं किया जा रहा अलाउ नहीं है। किया और जा क्यों? हिजाब का बेसिकली एक फैक्ट होता है, वो बिल्कुल सिंपल चीज होती है कि यार वो उसको इसीलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जस्ट इन एनी केस आपने चिट्स छुपा रखी हो, किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन हिंदू में भी आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो अगर अरे कहीं पे तभी उसने तो छुपाया हिंदुओं हो। का कलावा खुलवा दिया जाता है, हाँ, यू नो कोई ताबीज वगैरह पहना वो हो भी तो वो खुलवा उतरवाया देते, जाता है। लड़कियों का सिंदूर मंगलसूत्र सब हटवा दिया क्लिप्स, जाता क्लेचर, है। ये सब चीजें उतरवाई। मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं और ये सब चीजें नॉर्मल थी, तो हमने कभी वहां पर पे वो प्रोटेस्ट नहीं हटवाते किया। होंगे क्योंकि वो मुगल नहीं लाए थे ना, हाँ, ये रीजन हो सकता सिंदूर है। वगैरह मुगल नहीं लाए थे गाइस, तो इसीलिए उनको हटवा दिया जाता है। हिजाब बुर्के का कॉन्सेप्ट में भी मुगलों का होगा तो उनको नहीं हटवाया और जाता फिर है। उनके साथ इतना उस चीज को ऐसे न्यूज में दिखाया जाता है, ऐसा नरेटिव चलाया जाता है, कि ओ माय हाँ, गॉड my- इनके साथ कितना कितना बुरा हुआ oppressed थे है, वो कितना सब। ऑप्रेस्ड हुआ है। बहुत ही बेसलेस चीजें होती हैं ये सब। और फिर इसमें जो सबसे बेवकूफ लोग होते हैं वो जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, जैसे एक फेमस राइटर थी कमला दास करके, कमला सुरैया नाम से फेमस है वो। उन्होंने 65 साल की उम्र में इस्लाम में खुद को कन्वर्ट कर लिया था, जब शादी के बाद, मतलब निकाह के बाद बेसिकली। और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि उनका जो कन्वर्जन था वो भी एक इंटरनेशनल प्लानिंग थी और फंडिंग करके मतलब उनको करवाया गया था। और अपने एंड टाइम में शी एक्सेप्टेड इट इन हर बायोग्राफी कि जो इस्लाम, जो उनका कन्वर्टेड सेल्फ है, हाँ, जो वो कन्वर्ट हो गई थी, उनका वो सेल्फ कभी भी ये किताब नहीं लिख पाता क्योंकि इस्लाम लिखने को वुमेन्स को अलाउ ही नहीं करता। और फिर ये लोग दावे करते हैं कि इस्लाम में फेमिनिज्म है। वाओ। ये आरफा खानम या वो हो गई साइमा जैसी महिलाएं हो गई, ये सब हिजाब निकाब इन सबको प्रमोट करती और हैं। द मेन थिंग इज कि वो खुद भी नहीं पहनती खुद नहीं हैं, पहनती वो खुद वेस्टर्न मतलब जो कपड़े होते हैं वो पहनती हैं, इवन अगर साड़ी भी पहननी हो वो पहनती हैं। बट वो चीज़ जो प्रमोट कर रही हैं उस पर जो कुछ लोगों का जो माइंड, मतलब काफ़ी जो नीचे लोग होते हैं, थोड़ा पुअर फैमिली से होते हैं, वो उस चीज़ को सीरियस मान जाते हैं। और पता है ये प्रॉब्लमेटिक कहाँ पे हो जाता है? जब आप ईरान, इराक, अफगानिस्तान ऐसी जगह की सिचुएशन देखते हो, वहाँ के वुमेन्स की सिचुएशन देखने लायक नहीं है। एग्जैक्टली। वहाँ पे दे आर फोर्स टू बैग, यू नो, वहाँ पे उनको कमाने की इजाज़त नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं है। विदाउट बुर्का वो कहीं बाहर नहीं निकल सकती, विदाउट आदमी की वो कहीं पे जा नहीं सकती, उनको काम नहीं मिलता है और वो अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं वहाँ मतलब पे। मैंने तो ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि जैसे हिंदू में अगर कोई भी विमेन है, अगर उसको फील हो रहा है कि हमारी जो मैरिज है वो सही नहीं चल रही है तो वो डाइवोर्स ऑप्ट कर लेंगी। लेकिन यहीं पे मैंने चीज़ें देखी हैं कि मुस्लिम्स में एक हस्बैंड होना इतना ज़रूरी है, इतना ऐसा लगता है कि अगर इस लेडी ने डाइवोर्स ले लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है, उसको बहुत ही कमज़ोर तरीके से एक सोसाइटी में लिया जाता है कि ये वीक वुमेन है। और इवन ईरान का भी एग्जांपल लो तो ईरान में भी यही चीज़ें हैं। सिर्फ हिजाब नहीं पहनने पर वहाँ पे मॉरल पुलिसिंग की जाती है और मार दिया गया और है। अगर आप अपने हस्बैंड के बिना बाहर दिख रहे हो तो फिर वहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे मार दिया गया है, जेल में ले जाके उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान में अगर हम 90s में जाएं तो वहाँ पे हाल क्या था और आज की डेट में आप सिर्फ सिंपल गूगल करोगे ना आपको वो फोटोज दिख और ये बात सबके लिए सच है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, हर देश के लिए, हर इस्लामिक कंट्री के लिए सच है कि आप आज से करीब 40-50 साल पहले जाओगे तब की हालत और आज की हालत देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम में कितना फेमिनिज्म है जैसा कि ये दावा करते हैं। अब इसको हम लोग यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि जो भी हमारे हिंदूज़ के फेस्टिवल्स हैं, लेट अस सेलिब्रेट, उसको इन्वेजन ना किया जाए, exactly. उस पर मुगलीकरण ना किया जाए। ये ना बोला जाए कि यार तुम दिवाली मना रहे हो तो जश्न चिरागन मनाते थे, होली सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, मुसलमान भी मनाते थे, मनाते होंगे, बट वो त्यौहार तो हिंदुओं का ही है। हाँ,
और अगर हमने अगर आपके आपको- त्योहारों पे कभी कुछ भी अड़चने नहीं डाली हैं, हम कोई वहाँ पर सिंदूर फेंकने नहीं आ जाते हैं कि उनकी बिरयानी खा रहे होंगे हम सिंदूर फेंक रहे हैं या कुछ भी ऐसा, हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। और ये सब तो न्यूज़ में भी आ रखा है कि अंडे फेंक देते हैं और ये सब क्यों? गाइज बेसिकली बात तो यही है कि जो हमारा खाना है, हमारा आर्किटेक्चर है, हमारे फेस्टिवल्स है, ये हमारे पास पहले से थे और बहुत पहले से थे, मुगलों के आने से बहुत पहले से। हाँ, वो अभी नहीं आए, आज नहीं मिले हैं हमको। सो वी नो दीज रिचुअल्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एग्जैक्टली। तो इनको मुगलों का श्रेय देना बंद कीजिए, हम तो नहीं देंगे। वैसे अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बताओ, आपको क्या लगता है मुगल्स क्या क्या लेकर आए थे? आप भी हमें थोड़ा आइडिया दो कि हम भी जाने कि मुगल्स और क्या क्या लाए थे। हाँ, आप ना हमें कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, आपके घर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मुगलों की लाई हुई हैं। कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा, और अपने विचार हमारे पॉडकास्ट पर आपके जो भी ओपिनियंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।